नाम से आप लोगों को पता चल रहा है। एक जगह पे अगर मेरे को बनाना है अल्कोहल, मतलब इथेनॉल बनाना है। हाँ जी, हेलो, किसने बोला? किसी ने एक्सक्यूज में बोला था ना। चलो, तो देखो बच्चों, अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो एंजाइम कौन सा यूज करना पड़ेगा? अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज। और अगर आपको लैक्टिक एसिड बनाना है, लैक्टिक एसिड बनाना है तो एंजाइम यूज करना पड़ेगा लैक्टिक लैक्टोबैसिलस। अरे, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टिक एसिड बनवाना है। लैक्टिक एसिड की इक्वेशन कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे इक्वेशन था ना कि एसिटल्डिहाइड से हम लोग क्या बना रहे थे अपना, इथेनॉल बनवा रहे थे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो यहीं पे लिख रही हूँ मैं नीचे इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में, एक सेकेंड ब्लैक की स्क्रीन ले लेते हैं, पूरा टॉपिक ही बना के लिख लो इसको। रफ स्लाइड ऐड किया है मैंने तो साथ साथ लिख लेना। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जैसे पहला टॉपिक डाला था ना अल्कोहल वाला, फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऐसे ही लिखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने स्टेप्स थे? 3 स्टेप्स थे। पहला ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड सेकंड कौन सा स्टेप था? डीकार्बोक्सिलेशन। और थर्ड कौन सा स्टेप था? रिडक्शन वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है यहाँ पे। सेकंड स्टेप होता है सिर्फ रिडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में मैंने क्या किया है? ग्लूकोज से क्या बना दिया है? पाइरुविक एसिड बना दिया है। अब इस पाइरुविक एसिड का मेरे को कराना है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या करेंगे? पाइरुविक एसिड लिया, CH3COCOOH, 2 मॉलिक्यूल्स, इसके साथ NaDH डाला प्लस 2H पॉजिटिव, और क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे? लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला चेक करना, CH3CHOH COOH, इलेक्ट्रिक एसिड प्लस NaD पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये मेरे पास पाइरुविक एसिड बना है यहाँ पे, एंड दिस इज लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसका कोफैक्टर कौन होता है? CO नहीं, Zn+2, Zn+2 इसका कोफैक्टर होता है। बस इतनी चीजें याद रखनी है। और लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ बन सकता है? आपको पता है लैक्टिक एसिड आपका लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, या फिर ये फर्मेंटेशन कहाँ पे हो सकता है? आपकी मसल सेल्स के अंदर भी हो सकता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे। देन यहाँ तक? यस मैम। चलो, इतना डन हुआ तो अब आते हैं हम अपना एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है और एरोबिक रेस्पिरेशन को कैसे समझेंगे। ब्लैंक साइड साइड ही कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। मनोज कुछ बोल रहे हो क्या? यस, नो मैम। ओके, देखना जरा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हैमरिटन भी चलता है मोस्टली, फिर एनसीईआरटी को बीच बीच में देखते रहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप सबसे पहले हम लोगों ने क्या कराया अब तक? फर्स्ट स्टेप। मिशबा को वॉइस नहीं आ रही है क्या? मिशबा, कोई चैट सेक्शन में मैसेज लिख दो, मिशबा वापस से रिज्वाइन कर ले, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कराया बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हुआ है अगर मैं बात करूं? देखो अब मैं 2 रिस्पेक्ट में बात करूंगी यहाँ पे, एक प्रोकैरियोट के लिए, एक यूकैरियोट के लिए। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे सारे? बैक्टीरियाज। और यूकैरियोट्स तो आप लोगों को बताइए। तो अब दोनों केसेस में बात करना है मेरे को। अगर प्रोकैरियोट में बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट्स में भी ग्लाइकोलाइसिस कहीं पे चलेगा? साइटोप्लाज्म में ही चलने।
ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से हम लोगों ने क्या बना लिया है, पायरुविक एसिड बना लिया है। अब उस पायरुविक एसिड से आप लोगों को क्लासेस में मैंने समझाया था, पायरुविक एसिड से पहले क्या बनाते हैं हम लोग, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, नहीं बनाते एसिटाइल को ए। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन। क्या होती है लिंक रिएक्शन वो भी समझाऊंगी, पहले उसकी साइट देख लो। यहाँ पे हमारा ये होगी साइटोप्लाज्म में। और अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगी तो यूकैरियोट्स में जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनाने वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ पे चल रहा होगा, कहाँ पे चल रहा होगा ये, या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भी कहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हमारा चल रहा होता है। फिर इसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है लिंक रिएक्शन में। मैंने एसिटाइल कोए बना दिया, फिर उस एसिटाइल कोए को मैं कहाँ पे लेके जाती थी, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो अब मेरा को देखना है क्रेब्स साइकिल। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स के केस में बात करूंगी तो प्रोकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा क्या सेल ऑर्गेनेलिज होती है प्रोकैरियोट्स में, नहीं होती ना, नो मैम। साइटोप्लाज्म में ही चलने वाला है। यूकैरियोट में ये प्रोसेस कहाँ पे चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रेब साइकिल से मैंने क्या बना दिए हैं, अपने पास बहुत सारे एनएडीपीएच बना लिए हैं। अब उस एनएडीपीएच से मेरे को एटीपी बनाना है, एनएडीपीएच को एटीपी में कन्वर्ट कराना है। तो उसके लिए मैं कौन सा मेथड लगाती हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस हम लोगों को पढ़ना है। अब ईटीएस बताओ कहाँ पे चल रहा होता है, प्रोकैरियोट का ईटीएस कहाँ पे चलेगा, ईटीएस याद रखना हमेशा मेम्ब्रेन में चलेगा। प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोट की खुद की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है ना उसके पास। तो इसके अंदर भी कहाँ चल रहा है ये प्रोसेस, मेम्ब्रेन ऑफ, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ मत लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोसेस चल रहा है। और जब मैं बात करती हूँ यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की भी इनर मेम्ब्रेन में, स्पेसिफाई करना ये चीज, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, यस मैम। चलो अगर क्लियर है तो अब हम चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़नी है पहली लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ लिंक रिएक्शन आप लोग मेरे को फटाफट से बता दो क्या थी। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, पायरुविक एसिड उठा लिया, पायरुविक एसिड CH3CO COOH। इसके साथ मैंने एक एंजाइम डाला, को एंजाइम ए मैंने यूज किया। मैम बैक स्लाइड, ये देखो हो गया। कोएंजाइम ए डाला, और कोएंजाइम ए के साथ मैंने क्या ऐड किया, 2Na पॉजिटिव ऐड किया। इसने मेरे को क्या बना के दिया, एसिटाइल कोए बना के दिया। देखो ये मेरे पास पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड, इसके साथ जब मैंने कोएंजाइम ए डाला तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए बन गए, एसिटाइल कोए प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ पे रिलीज होंगे, प्लस 2H पॉजिटिव यहाँ पे रिलीज होंगे, प्लस 2NaDH यहाँ पे बनेंगे। सीखा था ना लास्ट क्लास में कि हम लोगों के यहाँ पे 2Na, जब मेरे को 2 पायरुविक एसिड यूज कर रही हूँ तो मेरे पास 2 NaDH बन रहा है। 1 NaDH इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP, 3 लेकिन अभी मेरे पास एटीपी नहीं है। एटीपी मेरे को एंड में जाके मिलने वाला है जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज कराऊंगी, वहां से मेरे को H पॉजिटिव मिलेंगे, फिर उन H पॉजिटिव को मैं कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में लेके जाऊंगी, तब एटीपी फाइनली मेरे को मिलने वाला है। एंजाइम का नाम बताओ यहाँ पे क्या कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और किसके अंदर से निकल रही है, तो एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज बिकॉज हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, होता है ना। Yes, ma'am. यहाँ पे जो ma'am. Na पॉजिटिव है ना, ये वर्क करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को, लिंक रिएक्शन को मैं एक और नाम देती हूँ जो हमारा नीट में पूछा भी जाता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन, ये अलग अलग नाम होते हैं इसके। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, ma'am. इसका मतलब मेरे पास एसिटाइल कोए बन चुका है। अब इस एसिटाइल कोए को मेरे को उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है। ये रिएक्शन कहाँ पे चली मेरी? अभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट होगा ना मैट्रिक्स। Yes, yes, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है हमारी। तो अब मैट्रिक्स से मैंने क्या किया, मेरे को एसिटाइल कोए मिल गया। अब इस एसिटाइल कोए को मैंने उठाया और क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करा दिया। अब मेरे को स्टार्ट करनी है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। क्या ट्रिक थी हम लोगों की क्रेब्स साइकिल की? वही ट्रिक से RCT silented for military operation. silent for military operation। ये आवर हटा देना है तो पहले ए साइलेंट, एक सिटी हम लोगों ने पहले लिया था, यहाँ पे ऐसे हुआ। पहला क्वेश्चन आता है क्रेब्स साइकिल किसने दिया था? हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने दिया था। ये क्लियर है, हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने दिया था। किसके अंदर इसको डिस्कवर किया था वो भी अगर क्वेश्चन आ गया। पीजन, पीजन की जो मसल्स होती है ना उसके अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले। क्रेब्स साइकिल का एक और नाम होता है TCA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCA? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, ये चीज है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी साइकिल है जो सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए सेम रहने वाली है। अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में किस किस को इन्वॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और एसिड्स। उन सबको ब्रेक डाउन करा के, मतलब ग्लाइकोलाइसिस स्टेप उनका अलग अलग हो सकता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम होगा, बाकी सबका ग्लाइकोलाइसिस स्टेप अलग होगा। और फिर वहां से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से सबका एसिटाइल कोए बनाऊंगी। तो क्रेब्स साइकिल में जो ये मेरा एसिटाइल कोए होता है ये कॉमन एंट्री होती है। कुछ भी ले लो आप ग्लाइकोलाइसिस में, बनेगा एंड में कौन? एसिटाइल कोए। तो क्रेब्स साइकिल कभी किसी के लिए भी चेंज नहीं होगी, चाहे सबस्ट्रेट कुछ भी हो, हर किसी के लिए क्रेब्स साइकिल सेम रहने वाली है। इसी केस में मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरा एसिटाइल कोए है वो क्या है? एक कॉमन प्रोडक्ट या कॉमन सबस्ट्रेट या कॉमन एंट्रेंट, ऐसे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं इसको? Yes, ma'am. क्यों Yes, बोला ma'am. मैंने इसको कॉमन एंट्रेंट, ये समझ में आया? कोई भी सबस्ट्रेट ले लेना सबके लिए सेम होगा, बिकॉज इट इज अ कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है ये हमारा फॉर ऑल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इतनी चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अब हमारी जो ट्रिक स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एसिटाइल कोए से। तो एसिटाइल कोए मैंने लिया पहले, उसके साथ किसकी रिएक्शन कराई? सी से। सी से क्या होता है? मतलब सी बनेगा, मेरा सी बन रहा है, सी होता है, सी बनेगा। तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराते हैं हम? इसकी लास्ट वाले के साथ। देखो इसका ए की रिएक्शन ओ के साथ कराते हैं। एसिटाइल कोए प्लस ओ से क्या था मेरा? Oxalic acid. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इससे क्या बनता था मेरा? सी वाला कंपाउंड। सी वाला कंपाउंड कौन सा? Citric acid. सिट्रिक एसिड। ये चीज आपको याद रखना है। एसिटाइल कोए कितने कार्बन कंपाउंड है?
मैम 2 ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो बना 2 कार्बन, ऐसे लिख लो CO2 और बेटर याद रहेगा। 2 कार्बन कंपाउंड है ये, 2 कार्बन कंपाउंड। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन है? 4 4 carbon. कार्बन, 4 + 2 6 carbon. 6 कार्बन बना। इसके साथ हम लोगों को यहाँ पे वाटर भी ऐड करना पड़ता है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, 2 कंपाउंड्स मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? फिर 9th क्लास में पढ़ते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दिस इज द Composition. कंडेंसेशन रिएक्शन, reaction. Yes, ma'am. ठीक है। और एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे? सिट्रिक एसिड बन रहा है, Citrate synthase. सिट्रेट सिंथेज। ये हुआ सिट्रेट सिंथेज। अब जल्दी से साइकिल ड्रॉ कर दो पूरी की पूरी। कैसे साइकिल ड्रॉ करोगे? एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट कराओगे किसको? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऐसे। ये था 2 कार्बन 4 कार्बन और मेरा क्या बना यहाँ पे? सिट्रिक एसिड बना। आगे की साइकिल बताओ जल्दी से। सिटी इज फॉर आइसो Isocitrate. सिट्रेट इज केप्ट, केप्ट मतलब अल्फा ग्लूटेरिक एसिड इज केप्ट साइलेंट। साइलेंट में सबसे पहले कौन आएगा? सक्सिनाइल कोए। एंजाइम के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट? सक्सिनेट इज केप्ट साइलेंट। 4 मतलब फ्यूमेट। किसके लिए? मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। मिलिट्री लिख रही थी मैलेट, और फिर मैलेट से वापस बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। डन? Yes, ma'am. चलो, इतना क्लियर है। अब इसके अंदर एनर्जी वाले स्टेप्स फिल करो। कहां कहां पे एनर्जी बन रही थी? एक स्टेप में मैंने बताया था 4 से मिलिट्री वाले, बिकॉज मिलिट्री के पास ऑलरेडी एनर्जी होती है, उसको हम एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्टेप में एनर्जी नहीं बन रही थी, बाकी सारे स्टेप्स में एनर्जी बन रही थी। फ्यूमारेट जब बन रहा था तो फ्यूमारेट में क्या बन रहा था? FADH बन रहा था। बाकी और स्टेप्स पे जल्दी जल्दी से एनर्जी लिखो। लास्ट क्लास में बताया था, याद होना चाहिए ये चीज आप लोगों को। मैम ये FADH2 है ना? FADH2 यार। लिखा? सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। देखो, के से पहले भी एक CO2 रिलीज होता है और के बाद में भी एक CO2 रिलीज होता है। एक तो ऐसे याद रखता है। और के से पहले भी एक NADH2 निकल रहा था, के बाद भी एक NADH2 निकल रहा था। यहाँ पे सेम हो रहा है, एस से ऐसी बन रहा है, तो यहाँ पे ATP के सेम वाला निकल रहा था मेरा। कौन? GTP। यहाँ पे भी एक NADH2 निकल रहा था मेरा, एक NADH2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। बस यही तो थे ना, इसके अलावा भी और कुछ था? GTP. हाँ ये ना GTP, GDP से GTP बन रहा है। बताओ, आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. लिखे नहीं लिखे खुद से कुछ? जस्ट देख रहे हो ऐसे। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो, तो पहला स्टेप तो ये याद रखो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से पहले भी एनर्जी निकलती है, बाद में भी एनर्जी निकल रही है। एक पहले CO2 निकल रहा है, एक बाद में CO2 निकल रहा है। तो टोटल अगर मैं CO2 पूछूंगी आपसे, कितने निकल रहे हैं यहाँ पे? 2 CO2 निकल रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चल रही है? मैट्रिक्स में ये साइकिल हमारी चल रही है। यहाँ पे एंजाइम सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो कौन सा लिखा था? सिट्रेट सिंथेज। सिट्रिक एसिड से फिर आइसोसिट्रेट बना। इनकी कार्बन पे लिख लो, 6 कार्बन, दिस इज अगेन 6 कार्बन। 6 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो 5 कार्बन, 5 कार्बन में से फिर एक निकला तो ये 4 कार्बन। ऐसे ही था ना?
फिर 4 कार्बन से अगेन ये 4 कार्बन, फिर ये भी 4 कार्बन था हमारा, एंड दिस इज अगेन 4 कार्बन, एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी हमारा 4 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने का मेन चीज क्या होता है ना, ये वाला जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल को ये बन रहा है, CO2 भी निकल रहा है, NADPH2 भी निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को लिख लेना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और जब सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनेट बन रहा है, इस स्टेप को हम बोलते हैं आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पे मेरा GDP से GTP बन रहा होता है। ये लिखो, NaDH2 किससे बनता है, वही NAD पॉजिटिव से बनता है, और NAD पॉजिटिव आपको याद रखना है, NAD पॉजिटिव क्या होता है यहाँ पे, ये होता है रिड्यूस्ड कोएंजाइम, हम इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है जो मैं स्टेप्स लिखवा रही हूँ कि ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन कौन से स्टेप को बोलता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेप को बोलता है, ये क्वेश्चंस आएंगे। सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब हम बनाते हैं तो एंजाइम कौन सा यूज होता है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। एक और चीज याद रखना, जिस भी स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना, वहां पे हमेशा एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज वाला होगा, जहां पे भी एनर्जी हमारी रिलीज होगी, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अभी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये आती है, जब मैं आप लोगों को अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे आप देखोगे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ETS में भी होगा। अब ये ETS में भी क्यों है, ETS तो मेरी कहाँ पे चल रही है, ETS कहाँ पे चल रही है, मैकेनिज्म Inner membrane of mitochondria. Mitochondrial membrane. इनर मेम्ब्रेन में, और ये प्रोसेस मैट्रिक्स में चल रहा है, तो इसका मतलब ये एंजाइम कहाँ पे पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। इनर मेम्ब्रेन से ये मैट्रिक्स के अंदर आता है इस प्रोसेस को कराने के लिए, और फिर वापस से इनर मेम्ब्रेन पे चला जाता है, क्योंकि इस वाले एंजाइम को वहां पे ETS में भी हेल्प कराना है। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। वैसे तो जब ETS पढ़ते हैं बच्चों, उनको याद ही हो जाता है ETS में कि सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की लोकेशन क्या होता है। और फ्यूमरेट से वैलेट बन रहा है एंजाइम फ्यूमरेज। यहाँ पे भी FAD पॉजिटिव से बन रहा है, तो FAD पॉजिटिव जैसे रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, इसको भी लिख दो रिड्यूस्ड कोएंजाइम। हो गया, ये तो याद ही है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया ही था पूरा का पूरा। तो ये हो गया हम लोगों का क्रेब्स साइकिल। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को क्रेब्स साइकिल में कहीं पे भी? No, ma'am. No. अच्छा, अब अगर कोई डाउट नहीं है तो अब चलते हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, ETS. फिर एक साथ ही पूरा NCERT देख लेंगे। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इसको ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पे वर्क करता है, ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पे वर्क करता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, एक जगह पे कंसेंट्रेशन कम होगी, तो ज्यादा से कम की साइड हमारे प्रोटॉन मूव करने वाले हैं। ये चीज हमको याद रखना है। ETS कहाँ पे चल रहा होता है हमारा प्रोसेस, अभी लिखवाया था ना, इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें प्रोसेस हमारा चल रहा है। अब अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं साइड में, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऐसे, तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस हमारा चल रहा है इस मेम्ब्रेन में। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने क्या बनवाए, बहुत सारे NADPH2 ATP ये सारे के सारे बनवा के रख लिए है। अब जो मेरा मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ATP यूज बने हैं वहां पे। मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, मैट्रिक्स वाले पार्ट में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है
कम। और जो ये बाहर वाला जो पार्ट है, ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम आपका? दिस वन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैम इनर। इनर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी तो बोल सकते हैं ना। अभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन है ज्यादा, मैट्रिक्स वाले पार्ट में कम है, और बाहर यहाँ पे कंसेंट्रेशन है ज्यादा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन है कम। तो इसका मतलब मेरे को मैट्रिक्स से उठा के प्रोटॉन्स को कहाँ पे भेजना है? अंदर की साइड मूव कराना है, ये चीज। अब किसी भी चीज को मूव कराने के लिए मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? यस मैम होगी। तो Yes, एनर्जी ma'am. की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी कहाँ से मेरे को मिलेगी? यहाँ पे एनर्जी मिलेगी जब भी मैं हाइड्रोजन का मूवमेंट कराऊंगी, तो उस टाइम पे मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को भी शिफ्टिंग कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफर कराना पड़ेगा। जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते टाइम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेंगे, उसी एनर्जी का यूज करके मैं हाइड्रोजन को भी शिफ्ट कराऊंगी। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों को याद रखना है। अब ईटीएस के अंदर होते हैं बच्चों 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के नाम लिखो। अब सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर प्रेजेंट होता है कौन कौन हमारा? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर होता है हमारा FMN और FES। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? FADH2। कॉम्प्लेक्स 2 में प्रेजेंट होता है FAD और FE, शॉर्ट में FES प्रेजेंट होता है, और इसको बोलते हैं हम आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी याद आया सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज लिखा आया था क्रेब्स साइकिल में, ये। Yes, ma'am. फिर आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स 3 में प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स, या फिर साइटोक्रोम B रिडक्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 4 में होता है मेरे पास साइटोक्रोम A और A3। A और A3, और साइटो कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है उसके ऊपर पास प्रेजेंट होता है सिर्फ ATP सिंथेज, और यही क्या कराता है फिर? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कराता है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कराएगा। ठीक है, पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, हम लोगों ने मैट्रिक्स वाले पार्ट में अभी NADH भी बनाए हैं और FADH भी बनाए हैं। अब NADH और FADH के लिए क्या ETS दोनों के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ, क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, कॉम्प्लेक्स बस अलग होंगे। हाँ, प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स को जो यूज करेंगे वो अलग अलग होंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को NAD वाला बताती हूँ। अब NAD वाले में सपोज करो मैंने यहाँ पे, जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, तो प्लीज ट्राई करना ऐसे ही बना लेना, याद रहेगा इजीली। ये मेरे पास मैट्रिक्स वाला पार्ट, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब मेरे पास मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स में क्या हो रखा है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है? लो। ये देखो, अब यहां से इसका मतलब मेरे को देखो क्या करना है, मैट्रिक्स से, लेकिन मैट्रिक्स में मेरे पास क्या प्रेजेंट है? NADH प्रेजेंट है या नहीं है?
Yes, ma'am. अब ये ही NaDH क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूव कराएंगे। पहले मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, अब पहला कॉम्प्लेक्स में क्या क्या प्रेजेंट था, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में बताओ। सबसे पहले था मेरे पास FMN, तो ये FMN इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, फिर FMN इलेक्ट्रॉन किसको देगा, FeS को देगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते टाइम जो मेरे को एनर्जी मिल रही होगी, उसी एनर्जी का यूज करके मैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयंस को शिफ्ट कराऊंगी। ठीक है, तो अब कैसे होंगे, फिर यही इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ से, सबसे पहले इनको एक्सेप्ट कर लेगा UQ से रिड्यूस, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो रिड्यूस हो जाएगा, इसकी रिड्यूस फॉर्म होती है UQH2, तो इसको लिख लेना कि UQH2 इसकी रिड्यूस फॉर्म होती है। फिर इसने वापस से इलेक्ट्रॉन दिए हम लोगों को, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ये लिख लेना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, UQH2 से गया ये, इसको एरो को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसके बाद कौन सा आएगा, साइटोक्रोम B आएगा, फिर उसके बाद FeS आएगा, देन साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C के पास गया, फिर C से गया ये साइटोक्रोम A के पास, फिर A से साइटोक्रोम A3 के पास, फिर साइटोक्रोम A3 के पास जब जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए। हाँ जी मैम UQH की फुल फॉर्म क्या बताइए आपने? यूबिक्विनॉन, UQ मतलब होता है यूबिक्विनॉन। देखो एक बार इसको बना देती हूँ फिर समझाती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से उठा के मैट्रिक्स में ही शिफ्ट करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन आयंस लेंगे, एंड 2 हाइड्रोजन आयंस लेके कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर के अंदर। ये पूरी साइकिल है। अब इसके अंदर जरा एक बार कॉम्प्लेक्स हाईलाइट करो, ये मेरे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ना, FMNOFES। Yes, ma'am. ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है मेरे पास यहाँ पे, B और C1 वाला कॉम्प्लेक्स। ये वाला एक कॉम्प्लेक्स मेरे को दिख रहा है, ये कौन से वाला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3। So this one is complex number first, this one is complex number 3, और इसके बाद और कौन सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, A और A3 वाला। A और A3 वाला कौन सा है, 4th नंबर वाला, 4th। ये वाला। तो इसका मतलब जब मेरे को NaDH का ट्रांसफर कराना है तो मैंने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज किए NaDH में, 1, 3 और 4 वाले यूज किए, 1, 3rd and 4th। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये याद रखना है आपको, जब हम लोगों को NaDH का यहाँ पे ट्रांसफर कराना है तो उसमें मेरे को कौन से कॉम्प्लेक्स यूज किए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ये तो आपको याद रहेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो कौन से स्टेप पे मेरे कितने हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए। तो अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए FeS के पास, तो 2 हाइड्रोजन मेरे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। फिर जब हमारा ये UbQH2 वाला स्टेप चल रहा था, 2 हाइड्रोजन तब हमारे शिफ्ट हुए, और जब ये वाला स्टेप था थर्ड कॉम्प्लेक्स वाला तब हमारे 4 हाइड्रोजन शिफ्ट हुए। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में मेरे पास 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुए। टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, 2 और 2 4, 4 4 8 प्लस 2 10। तो हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्या करा दिया हमने, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा करा दिया, मैट्रिक्स में कम करा दिया। वही तो लिखा था, मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन कम, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कंसंट्रेशन ज्यादा। ये समझ में आया? यस मैम। UQ की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, UQ की फुल फॉर्म लिख लो। ये कॉम्प्लेक्स तो बच्चों देखो याद करने ही पड़ेंगे आप लोगों को। यूबिक्विनोन, FMN, FeS, फिर UQ, UQH2 क्या है, एक ये यूबिक्विनोन की रिड्यूस्ड फॉर्म है,
फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी FeS साइटोक्रोम C1, फिर C1 से आपका साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 के पास गए, फिर A3 ने इलेक्ट्रॉन्स को मैट्रिक्स में शिफ्ट कर दिया, वहां से उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और मैट्रिक्स से 2H पॉजिटिव और एक्स्ट्रा ले लिए। ये तो शिफ्ट हुए ही थे 10 वाले, 2H पॉजिटिव इसने यहाँ पे ले लिया और मिला के बना लिया क्या हमारा वाटर। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे एंड में, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन को बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को लिखा जाता है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS, अल्टीमेट Electron acceptor. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS। ये हुआ हमारा NaDH के केस का, कि अगर मेरे को एक NaDH का मॉलिक्यूल से बनाए मैंने कितने 10H पॉजिटिव, जब मेरे को एक NaDH को रिड्यूस कराना है या फिर उसको ट्रांसफर कराना है तो 10H पॉजिटिव मेरे को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेजने पड़ेंगे। अब अगर हम बात करें FADH का तो सेम जरा FADH के लिए बनाना, बस कॉम्प्लेक्स का ध्यान रखना है, वहां पे कॉम्प्लेक्स अलग अलग होंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 3 4 थे, वहां पे 2 3 4 होंगे। पहला सेकेंड नंबर वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है मेरा, FAD, इलेक्ट्रॉन गए FeS के पास, फिर FeS से अगेन वही UQ एंड UQ को रिड्यूस फॉर्म UQH2, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से अगेन FeS के पास, FeS से साइटोक्रोम C1 के पास, फिर C1 से साइटोक्रोम C, फिर C से साइटोक्रोम, वही पूरा सेम है, साइटोक्रोम A3। हाईलाइट कर दो इसमें कॉम्प्लेक्स, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड ये BFES, ये थोड़ा सा ऐसे बना दिया मैंने यहाँ पे, ये ध्यान रखना, और एक हुआ A और A3। ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स। किस केस में हो रहा है, जब मेरे को FADH2 को रिड्यूस कराना है FAD पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे भी वही हमारे, हाइड्रोजन आयंस कौन कौन से स्टेप में रिलीज होंगे, जब मेरा थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स होगा तब मेरे पास 4 हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे रिलीज होंगे, मतलब ओवरऑल 4 हाइड्रोजन्स रिलीज होंगे एक FADH2 के प्रोसेस में। फिर अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैट्रिक्स में शिफ्ट कर दिया, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और मैट्रिक्स से 2 H पॉजिटिव ले लेंगे और कंबाइन होके बना लेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये मेरा मैट्रिक्स वाला पार्ट, ये वही इनर मेम्ब्रेन and this one is intermembrane space. Intermembranous space, बताओ आया कुछ समझ में? Yes, ma'am. ma'am. तो मैंने इस Yes, ETS से ma'am. क्या करा दिया, ETS से इन FADH2 और NaDH2 के हाइड्रोजन आयंस को ले लेके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। इनर मेम्ब्रेन स्पेस में अब हमारे हाइड्रोजन आयंस आए, अब इन हाइड्रोजन आयंस को मेरे को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से उठा के फिर से किसमें भेजना है, फिर से किसमें शिफ्ट कराएंगे, फिर से मैट्रिक्स में शिफ्ट कराएंगे इनको। किस प्रोसेस से वो भी समझना। इससे पहले एक छोटा सा चीज लिख लो आप लोग, यहीं पे लिख लो, एक NaDH2 के लिए या NaDH के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है और एक FADH2 के लिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 NaDH में कितने थे बच्चों, 10H पॉजिटिव, और FADH2 में कितने थे, 6H पॉजिटिव। बस कहां से कहां शिफ्ट करा हमने हाइड्रोजन आयंस को, मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, Yes, ma'am. ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक ग्रेडियंट तो अब एक बना दिया है, अब इसका यूज करके एनर्जी भी तो बनानी है ना, मेन काम तो हम लोगों का वही है, एनर्जी बनाना। अब देखो जरा एनर्जी कैसे बनाएंगे हम लोग इसका। अब एनर्जी बनाने के लिए
मेरे को क्या यूज करना है, केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस, ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लिख लो। किसने दिया था ये प्रोसेस, किसने दिया था प्रोसेस, ये पीटर माइचेल ने ये आपका प्रोसेस दिया था। इसके अंदर हम क्या कराते हैं, अभी जो मैंने ग्रेडियंट डेवलप कराया है ईटीएस से, इस ग्रेडियंट को मेरे को ब्रेक कराना है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से हाइड्रोजन्स को उठाना है, मैट्रिक्स में शिफ्ट कराना है, मतलब ग्रेडियंट ब्रेक कराना है। ग्रेडियंट ब्रेक मैं जब भी कराऊंगी मेरे को यहाँ पे एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है, ये जो केमियोस्मोटिक है ना बच्चे, जो लास्ट वाला देखो, ये चीज याद रखना, यहाँ पे हम लोगों ने देखो फोर्थ तक लिया है और मेरे पास कॉम्प्लेक्स एक और था, कौन से वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला फिफ्थ वाला कॉम्प्लेक्स। अब जो ये केमियोस्मोसिस चल रहा है ना, ओपी प्रोसेस, ये कहाँ पे चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ का चल रहा है ना ये प्रोसेस, तो फिफ्थ वाला, तो ये भी इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चल रहा है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन में आपका। जैसे ये देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा करा दिया मैंने। अब ये जो मेरी इनर मेम्ब्रेन है ना, इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 शिफ्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में क्या बना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस वाले में, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका F0 और एक होता है आपका ऐसे F1। यही F1 अपनी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज कराता है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है कौन, F0, और मेम्ब्रेन से ऐसे प्रोड्यूड आउट कौन है, F1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि F1 मेम्ब्रेन स्पेस की साइड है उसका फेस या मैट्रिक्स की साइड है। अब आप बताओ मेरे को किधर साइड है, जो ये देखो, एक तो मेरे पास F1 है, एक मेरे पास F0 है। तो F0 तो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर है, एम्बेडेड है, एम्बेडेड। और F1 क्या है, प्रोट्रूड आउट है, बाहर की साइड निकला हुआ है, किधर साइड निकला हुआ है, टुवर्ड मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। एग्जैक्टली टुवर्ड मैट्रिक्स, ये आपका निकला हुआ है। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और मेन जो एक्टिविटी दिखाएगा एटीपी सिंथेज का, वो कौन दिखाएगा, F1 दिखाएगा। F0 सिर्फ एक चैनल की तरह काम करेगा यहाँ पे, जिसके थ्रू H पॉजिटिव यहाँ से आएंगे और F1 के साइड आएंगे और अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही H पॉजिटिव आएगा F1 रोटेट हो जाएगा, अपने अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा। जैसे ये कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जितने एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ पे एटीपी बनता है। तो जब एक साथ दो हाइड्रोजन आयंस जाते हैं तो दो हाइड्रोजन आयन से मेरे पास एक एटीपी बन के आता है। ये आप लोगों को याद रखना, बस इतनी सी चीज है यहाँ पे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। क्लियर हुआ, अभी चलो एनसीईआरटी पे चलते हैं हम लोग। तो मैंने आप लोगों को टीसीए साइकिल पढ़ा दिया, क्रैब साइकिल। एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है। टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एसिटाइल ग्रुप का, किसके साथ, ऑक्सैलो एसिटिक, और क्या बनता है मेरे पास, सिट्रिक एसिड बनता है। एंजाइम का नाम इन्होंने बता दिया, सिट्रेट सिंथेज। क्या बनता है, एक COA का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, सिट्रेट को फिर देन आइसोमराइज करा देते हैं आइसोसिट्रेट में, फिर आइसोसिट्रेट के बाद किसमें बनाता है, सिटी इज केप्ट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। उस ग्लूटारिक एसिड में दो सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के, मतलब दो बार अल्फा कीटो से पहले भी और बाद में भी दो CO2 रिलीज हो रहे होते हैं एंड उसके बाद क्या बनता है, उससे सक्सिनाइल CoA बनता है। In the remaining step of citric acid cycle, succinine-CoA is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. During the conversion of succinine से जब हमारा succinic acid बनता है, GTP synthesize होता है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाय बच्चों, अभी आवाज आ रही होगी ना? बीच में आवाज चली गई होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear है. रुको, फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। शेड है। भले मैम. नहीं, वो विजिबल नहीं होगी, 1-2 मिनट में फिर से लीव हो जाएगी। ओके मैम. अभी बताओ, अभी सब कुछ क्लियर होगा ना? हाँ, तो मैं क्या बताई थी, जब सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनिक एसिड बनाया तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था वहां पे एक जीटीबी बनता है और इस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लिख लिया था या नहीं लिख लिया था ये स्टेप? एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, नीट में 101% आ सकता है, चांसेस है बहुत आने के, क्योंकि बच्चे साइकिल पढ़ लेते हैं, स्टेप्स भूल जाते हैं, इनको नहीं नोट डाउन करते। यहाँ पे क्या होता है, जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीटी, मतलब जीडीपी से जीटीपी बनता है, द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ जैसे एडीपी से हम एटीपी बनाते हैं ना, देखो से बनाते हैं ना, एडीपी प्लस आईपी से बनता है एटीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड करा के एटीपी बनाते हैं। ऐसे ही हम लोग जीडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करा के जीटीपी बनाते हैं। ये चीज, मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट एटीपी ही सिंथेसाइज हो रही है, इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को बोल रहा है। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल, हमारे साइकिल के अंदर ऐसे 3 पॉइंट है जहां पे NAD पॉजिटिव रिड्यूस होके NADH प्लस H पॉजिटिव बना रहा है, 3 जगह पे बन रहा है। और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे FADH रिड्यूस होके क्या बना रहा है, FADH2 बना रहा है। साइकिल में सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए थे या नहीं किए थे हम लोगों ने? Yes, ma'am. किए थे ना? द कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA बाय द TCA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यू रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल. In addition, it also require regeneration of NAD positive, FAD positive from the NADH, FADH2. मतलब अब हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, कि ये जो साइकिल है चलती जल्दी चली जा रही है, तो मेरे को बहुत सारे अमाउंट में NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव चाहिए, ताकि NADH और FADH2 भी बनते रहे रिस्पेक्टिवली। द समरी ऑफ दिस रिएक्शन, आपका ये समरी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, ये अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कुछ कुछ, ये क्या है, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका इक्वेशन दी हुई है लिंक रिएक्शन की प्लस क्रेब्स साइकिल की। लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल दोनों को ऐड करके जरा देखो। लिंक रिएक्शन में मैंने क्या कराया था, पाइरुविक एसिड लिया था पाइरुविक एसिड, और जब मैंने वहां से पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनाया था, तो एसिटाइल कोए बनाने में मेरे को कितने NADPH2 निकले थे वहां पे? एक पाइरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो एक NADPH2 निकला था या नहीं Yes, ma'am. निकला था? और अभी Yes, जब ma'am. मैंने क्रेब्स साइकिल कराया तो क्रेब्स साइकिल में कितने NADH निकले? 3 Three. निकले ना, 3 NADH, तो 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4, इसलिए यहाँ पे 4 NADH लिखा हुआ है। जब मैंने पाइरुविक से एसिटाइल कोई बनाया था तो एक CO2 रिलीज हो रहा था वहां पे, हो रहा था ना? और Yes, 2 ma'am. CO2 मेरे पास क्रेब साइकिल में रिलीज हो रहा है, एक ये रहा, एक और कहाँ गया CO2 इनका, ये रहा, 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल कितने CO2 रिलीज हो गए? 3. 3 CO2 रिलीज हो गए, ठीक है। 4 NAD पॉजिटिव है, FAD पॉजिटिव, ये वही पूरा का पूरा लिख दिया इन्होंने। 3 तो NAD पॉजिटिव क्रेब साइकिल के लिख दिया और एक उठा के लिंक वाला लिख दिया, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP बन रहा है, FADH2 बन रहा है, सारे प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, क्या क्वेश्चन है? हाउ मैनी molecules of CO2 released from one glucose? बताना जरा इसका आंसर जल्दी से। जल्दी जल्दी से आंसर दो बच्चों, चैप्टर फिनिश करना है आज हम लोगों को, 10 बजे तक क्लास नहीं लेने वाली हूँ और मैं उससे पहले फिनिश करना है। यस मीनल, गेट आउट। 3,
शिवांश, ये 4-3 क्या बोला बेटा, एक बताओ ना, 4 है 3 है? आशुतोष ने 6 बोला बेटा, 6 कैसे आशुतोष? 3 टोटल 6। जितने भी बच्चे 3 बोल रहे हैं ना, इनका नीट कभी क्लियर नहीं होने वाला। तो क्या लिखा हुआ है 4-3 CO2? यस, गौरव एंड आरती, ये है हमारी क्लास के अच्छे बच्चे। आरती जरा एक बार एक्सप्लेन कर दो इन बच्चों को जो ये 3-3 आंसर कर रहा है। अभी इक्वेशन समझाते टाइम चीज हाईलाइट किया था बच्चों, एक पायरुविक एसिड, ग्लूकोज में कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 पायरुविक 2 एसिड। पायरुविक एसिड बनता है। अब कुछ महान मूर्ति क्या करेगी, इसको 3 × 2 करके 6 बोल देंगे मेरे को, है ना? बोलेंगे ना कुछ बच्चे 6। 4 CO2 रिलीज होने वाला है टोटल। अब सोच लो कैसे हुए 4 CO2। मैम बता दो प्लीज। देखो, अभी मैंने क्या बोला, देखो, जब हमारा पायरुविक एसिड किया था हम लोगों ने, तो पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल से एक CO2 निकल रहा था, तो 2 मॉलिक्यूल से कितने CO2 निकलेंगे? 2 2 CO2 निकलेंगे। और टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने CO2 मेरे को निकल रहे हैं? 3 2 निकल रहे हैं ना, ये देखो, एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 Yes, CO2 yes. यहाँ से निकल रहे हैं और 2 पायरुविक एसिड से निकल रहे थे, तो टोटल कितने हो गए? 4 चार। ओके मैम। सिंपल सा है, 4 हमारे निकल रहे हैं। इतना समझ में आया? और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ये ग्लाइकोलाइसिस वाला स्टेप हम लोगों ने देखा था, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में डायरेक्ट एटीपी कितने सिंथेसाइज हो रहे थे? डायरेक्ट एटीपी कितने सिंथेसाइज हो रहे थे? बच्चों, आवाज नहीं आ रही है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बन रहे थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैम 8। अरे यार, मैम 4 एटीपी बने थे ना। 4 एटीपी बने थे। बने तो टोटल कितने थे? 2 और 2 4, 4 ही तो बने थे बस। सिंथेसाइज पूछा है, नेट गेन पूछते तो -2 कर देते, नेट गेन पूछते तो -2 कर देते। डायरेक्टली सिंथेसाइज पूछा है तो 4 लिखोगे ना? NADH वाले भी काउंट करेंगे? नहीं, NADH वाले नहीं काउंट करेंगे क्योंकि सिर्फ एटीपी पूछा है। ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल कितने बने? डायरेक्ट एटीपी क्वेश्चन है ये, तो आंसर लिखोगे 4 एटीपी। चलो, अभी थोड़ा सा आप लोगों को ना मेहनत लगेगी इस चैप्टर पे कमांड लेके आने में, क्वेश्चंस करेंगे सब हो जाएगा। आगे बढ़ो। We will till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH निकले, 2 molecules of FADH. You have synthesized beside 2 molecules. ये पूरी की पूरी साइकिल अभी जो रिएक्शन बताई वो एक्सप्लेन कर रखा है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? क्या कराते हैं हम इसमें? The following step in the respiratory process are to utilize, release and utilize the energy stored in the form of FADH2 और NADH। मतलब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी के प्रोसेस जो कराए, ग्लाइकोलाइसिस कराया था, क्रेब्स साइकिल कराया था, वहां से मेरे को NADH और FADH2 मिले थे, ठीक है? अब मेरे को यहाँ से एनर्जी को रिलीज कराना है। दिस इज अकम्प्लिश व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज। अब इनको क्या कराना है? ऑक्सीडाइज कराना है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and electrons are passed on to O2 resulting in the formation of water। एंड में मेरे पास क्या मिलने वाला है? मेरे को वाटर मिलने वाला है। The metabolic pathway through which electron passes, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में इलेक्ट्रॉन पास होगा और मेरे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे वहां पे। कहाँ पे? ये बता, देखो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन से कुछ लेना देना नहीं है,
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत फालतू वाला प्रोसेस यहाँ पे करा रहे हैं। सिर्फ क्या कराया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को उठाया, इलेक्ट्रॉन्स को मैट्रिक्स से कहाँ पे डाला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाला, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, फिर उसी इनर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस से उठा के फिर मैट्रिक्स में डाल रहे हैं, है ना। ये हम प्रोसेस करा रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा होता, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में जो H पॉजिटिव आयंस बन रहे थे, वो H पॉजिटिव आयन अगर मैट्रिक्स में ना होके वो इनर मेम्ब्रेन में पहले ही चले जाते खुद से, तो हम लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ETS इसलिए कराना है, मैट्रिक्स से सारे हाइड्रोजन को उठा के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में शिफ्ट कराना है, फिर उन इनर मेम्ब्रेन से उठा के फिर वापस मैट्रिक्स में भेजना है बाय द हेल्प ऑफ OP। ठीक है, ये चीज। एंड इट इज प्रेजेंट इन द inner mitochondrial membrane. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citrus cycle are oxidized by the NADH dehydrogenase. कॉम्प्लेक्स 1 में हम लोगों ने NADH dehydrogenase एंजाइम यूज किया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया किस पे, यूबिक्विनोन पे, जो इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। यूबिक्विनोन ने फिर इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 वाले में, मतलब इन्होंने कंबाइन लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को अलग अलग करके बता दिया। That is generated during oxidation of, कहाँ पे बना था FADH2, जहाँ पे फ्यूमेरेट बना था हमारा, वही पे बना था ना FADH2, फ्यूमेरेट बना था, तो वहां पे रिलीज हुआ था, तो उसको कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होगा। देखो NADH के कॉम्प्लेक्स कौन से थे, 134, और FADH2 वाला कहाँ से स्टार्ट होगा, 234 से, बस ये है यहाँ पे। फिर रिड्यूस क्यूबिनॉन से ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया कहाँ पे, साइटोक्रोम C, फिर BC1 कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर कॉम्प्लेक्स C क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट कर लो। जो साइटोक्रोम C होता है ना, एक स्मॉल साइज का प्रोटीन होता है जो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से अटैच्ड होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप से कि साइटोक्रोम C, अब बच्चे क्या सोचते हैं, आउटर मेम्ब्रेन से नहीं, इनर मेम्ब्रेन से अटैच होना चाहिए, इनर सरफेस पे अटैच होना चाहिए, बट ये आउटर सरफेस पे होता है इनर मेम्ब्रेन की, और मोबाइल कैरियर की तरह वर्क करता है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराने में कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। साइटोक्रोम C, जैसे कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा भी होगा, वापस से एक बार चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे कहीं भी सिर्फ साइटोक्रोम C नहीं लिखा है, C1 लिखा है यहाँ पे। अब किसी ने भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जब मैंने यहाँ पे बनाया कि मैम ये साइटोक्रोम C आपने कहाँ से ऐड कर दिया फालतू का, ये C कौन से वाला आपने ऐड किया, हमने तो यहाँ पे C1 देखा था, पूछा किसी ने क्वेश्चन, यहाँ पे तो C1 था, अब मैंने C क्यों लिखा है यहाँ पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने C को भी C1 कर दिया होगा, किया किसी ने इसको C को C1, यस मैम। ये C क्या है, इनके बीच में चैनल की तरह वर्क कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए छोटा सा प्रोटीन होता है ये चीज छोटी छोटी है, इनको याद रखना चाहिए। चलो फिर हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर से स्लाइड्स पे जाना आगे, ये तो हाईलाइट कर लिया ना इसको अपने एनसीईआरटी में आप लोगों ने, मोबाइल कैरियर की तरह काम करेगा, किस किस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, 3 और 4, बिकॉज मोस्टली कंफ्यूजन बच्चे यहीं पे आते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे आप लोग इग्नोर करते हो, एंड नीट में वही क्वेश्चंस आ जाते हैं उठ के। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, वो आपको AO3 बता दिया है, 2 कॉपर सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। When the electron passes from one carrier to another, complex 1 से complex 4 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, they are coupled to, ये किसके साथ अटैच होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स 5 के साथ भी अटैच होते हैं, ATP सिंथेज, जो ATP बनाने का काम करता है फ्रॉम ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनर्स वहां पे प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, आप लोगों को पता है एक NADH से कितने ATP बनते हैं, 3 ATP बनते हैं, और एक FADH से 2 ATP बनते हैं, 2 ATP। ये बनता है। The aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड होता है to the terminal stage of the process, yet आंचल कोई डाउट, आंचल, yet the presence of oxygen is vital since it derives the whole process by removing hydrogen from the system। ऑक्सीजन कैसे काम करता है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है।
Unlike photophosphorilation where it is the light energy that is utilized होती है for the production of proton gradient required for phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is this for the reason that the process is called ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बिकॉज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा होता है. ये सारी चीजें तो हम लोगों को बताइए. तब हो जाएगा द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज होती है किसकी फॉर्म में? एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज. F1 हेड पीस की तरह होता है, पेरीफेरल प्रोटीन होता है एंड कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी. बनाने की इसके पास साइट होती है. F0 इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इनर साइड वाला जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है उसकी तरह काम करता है. दैट फॉर्म द सिफिक चैनल बनाने का काम करता है प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के अंदर शिफ्ट कराने में. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 for the production of ATP. For each ATP production, हर एक ATP production के लिए 4H positive pass होंगे F0 से from the inner membrane space to metric down the electron proton gradient वाला. ये पूरा आपका यहाँ पे बताया हुआ है. 2H पॉजिटिव एक साथ में 2H पॉजिटिव मूव होंगे तब हमारा एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे. डन. अब आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आप लोगों को पहले बनवा चुकी हूँ ना, पूरा का पूरा बनवा चुके हैं ना रेस्पिरेटरी बैलेंस. अब हम लोग जो NADPHC से एटीपी निकलेंगे उनको भी यहाँ पे काउंट किया था और हम लोगों ने टोटल कितने एटीपी बनाए थे. हम लोगों को बनता है 38 एटीपी. हम लोगों ने पूरे काउंट कर लिए थे अपने फाइनली. और एनारोबिक में कितने बनते थे? सिर्फ 2 एटीपी एनारोबिक में बनते थे. ये चीज हम लोगों का यहाँ पे हो गया. अब आता है नेक्स्ट एम्फीबॉलिक पाथवे. क्या होता है एम्फीबॉलिक? जैसे कि रेस्पिरेशन हम लोगों को पता है. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कैसा प्रोसेस बताया था. कैसा प्रोसेस होता है? कैटाबॉलिज्म बताया था नहीं बताया था? बिकॉज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा रहा है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म. बताया था ना? तो बहुत भूल जाते हो आप लोग, याद क्यों नहीं रखते हो? कैटाबॉलिज्म बताया था. तो अब मैं बोल रही हूँ कि रेस्पिरेशन एनाबॉलिज्म प्रोसेस भी है क्योंकि यहाँ पे कुछ बन भी तो रहा है हमारे पास. ब्रेक डाउन तो कराया हम लोगों ने, कुछ बन रहा है. यस मैम. हमारे पास बन भी रहा है. क्या बन रहा है? मेरे पास जितने भी इंटरमीडिएट्स बने इतने सारे बनी तो है एनाबॉलिज्म प्रोसेस ही तो है वो. कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराया. तो जब मेरे पास अच्छा मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म लिखता है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन भी क्या है? कैटाबॉलिज्म है. यस मैम. तो जब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं ना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे. ये आपको याद रखना है एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है. ठीक है, चलो एम्फीबॉलिक समझ में आया हम लोगों को. ये वही एनसीईआरटी वाला पार्ट है पूरा. ये पार्ट भी पूरा देख लो. जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब से एक कॉमन बनेगा कौन? हमारा पायरुविक एसिड. फिर पायरुविक से एसिटाइल कोए और एसिटाइल कोए कॉमन एंट्रेंट की तरह वर्क करेगा. यहाँ पे कॉमन एंट्रेंट की तरह वर्क करेगा जो क्रैब साइकिल में जाएगा और बनाएगा क्या? CO2 और वाटर बनाएगा हम लोगों का. वाटर कहाँ पे बना था? ETS में बना था. और CO2 हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ पे CO2 रिलीज हुआ और कितने मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए फाइनली. ठीक है, नींद आ रही है क्या आप लोगों को? नो मैम. क्यों फिर क्लास में? अब नेक्स्ट आता है बच्चों रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. ये तो बहुत इजी वाला टॉपिक है इस चैप्टर का. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ जितनी CO2 इवॉल्व हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. टोटल CO2 अगर हम पूरे प्रोसेस की अब निकालने लगे तो पूरे प्रोसेस की CO2 कितनी हो जाएगी हमारी? वो इक्वेशन याद रख लो. C6H12O6 से प्लस ऑक्सीजन 6CO2 प्लस H2O. टोटल कितनी निकली थी? एक कार्बोहाइड्रेट से 6 CO2 निकलती है और टोटल 6 ही ऑक्सीजन मेरे को चाहिए होता है. तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए निकालूंगी तो आर्क्यूज के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या आएगा? 1 आएगा हमारा. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. अब इसको हम लोगों ने जब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए निकाला तो 1 आया और जब फैट के लिए
फेट के लिए निकालेंगे तो याद रखना है आर क्यू आएगा लेस देन 1। फेट के लिए आर क्यू आएगा हमारा लेस देन 1। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इक्वेशंस नहीं आएगी इसमें, सिर्फ फेट का पूछेंगे आर क्यू कितना होता है और कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है। प्रोटीन का होता है 0.9, लिख लो इनको एनसीईआरटी के साइड में जहां पे भी नोट्स बना रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का आर क्यू होता है 1, प्रोटीन का होता है फिर इससे थोड़ा सा कम 0.9, फिर उसके बाद आता है मेरे पास फेट का जिसका होता है 0.7। ये हो गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो लिख लो। जैसे कि केम प्लांट्स का पूछ लेता है कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनके बेसिस पे मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। केम प्लांट का अगर आप आरक्यू की बात करोगे, नाइट में तो इनका आरक्यू होता है 0 और डे टाइम में होता है मोर देन 1। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सीड्स से पूछ लेते हैं। सीड्स में भी आपके 2 टाइप के सीड्स हो गए, एक तो वो सीड्स जो मैच्योर हो चुके हैं और एक वो सीड्स जो जर्मिनेशन वाले पीरियड में है। मैच्योर सीड्स का आरक्यू लिखो, जर्मिनेशन का आरक्यू। फिर आरक्यू पूछ लेता है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अब एनाएरोबिक वाले का आप मेरे को बताओगे, एनाएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है पूरा यहाँ पे, तो CO2 और ऑक्सीजन क्या है, 0 है, तो ये कितना होने लग रहा है, ऑक्सीजन एब्सेंस। तो आरक्यू क्या होगा इसका, फिर इंफिनिटी चला जाएगा ना। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट कुछ इनहिबिटर्स आपको यहाँ पे याद रखना है। इनहिबिटर्स यहाँ पे लिख लो। देखो इनहिबिटर्स में पहला इनहिबिटर होता है साइनाइड, जैसे कहते हैं ना साइनाइड एक पॉइजन की तरह काम करता है, डेथ करा देता है। या फिर सोडियम एजाइड, Yes, ma'am. सोडियम एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या करते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट इनहिबिटर आता है मेरा मैलोनेट या फिर मैलोनिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इनहिबिट करता है जो मेरा सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना, Yes, ma'am. उसको इनहिबिट कर देता है, उसका बाइंडिंग नहीं होने देता। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। एक मॉलिक्यूल होता है मेरा 2,4-DNP, बहुत पढ़ता है हम इसको केमिस्ट्री में, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल। DNP ये क्या करता है, आपका ATP सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ATP सिंथेसिस। तो ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश। अभी जो आप लोगों के डाउट्स है, अपने अपने डाउट्स प्लीज पूछ लीजिए। एक बार ETS वाली, मैम एक बार ETS का वो स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड, जो मैंने खुद से बनाया था। यस मैम। ये रहा, ये NADH वाला है, FADH वाला दिखाती हूँ। ओके मैम। और किसी का कोई डाउट? चलो फिर कोई डाउट नहीं है, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके करेंगे DP